आप देख रहे हैं मातृभूमि, मैं आपके साथ शोभना यादव। मातृभूमि की शुरुआत इस समय की बड़ी खबर से। हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने प्राइवेट सेक्टर में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है। खट्टर सरकार ने आरक्षण पर अधिसूचना जारी की थी, जिसके खिलाफ हरियाणा उद्योग संघ हाईकोर्ट पहुंचा था और अब हाईकोर्ट ने ये जो 75% स्थानीय लोगों को आरक्षण देने का फैसला सरकार ने लिया था, उस पर रोक लगा दी है। जगविंदर पटियाल हमारे साथ ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। जगविंदर, इस खबर के क्या मायने निकाले जाएं? स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण की बात खट्टर सरकार ने की थी, कहीं ना कहीं जरूर उसमें सरकार अपने फायदे को देख रही थी, लेकिन अब हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। देखिए, ये सियासी फायदे से जुड़ा हुआ मसला था और दुष्यंत चौटाला की पार्टी जननायक जनता पार्टी का ये मैनिफेस्टो था कि जब भी कोई इंडस्ट्री आएगी तो पावर में आने के बाद वो 75% स्थानीय लोगों को आरक्षण दिलवाएंगे उसमें। और इंडस्ट्री एसोसिएशन कई जगह से इसका विरोध कर रही थी। फरीदाबाद इंडस्ट्री एसोसिएशन ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में हरियाणा सरकार के इस फैसले को चुनौती दी और हाईकोर्ट ने भी ये कहते हुए स्टे दिया है, इस पर रोक लगाई है कि ये टैलेंट से जुड़ा हुआ मसला है। अगर कोई इंडस्ट्री लगाता है तो उसको हाईली टैलेंटेड लोग चाहिए होते हैं, लेकिन अगर वो स्थानीय लोगों को 75% नौकरी पर रखना उसकी मजबूरी होगा तो उसके पास हाई स्किल्ड हाई टैलेंटेड लोग कैसे आएंगे। इस आधार पर जो है फरीदाबाद इंडस्ट्री एसोसिएशन की याचिका पर ये स्टे लगाते हुए हरियाणा सरकार को जवाब देने के लिए भी कहा गया है, लेकिन ये एक हाईकोर्ट का बड़ा फैसला है और इंडस्ट्रियलिस्ट इसके खिलाफ थे। बहुत बहुत धन्यवाद जगविंदर पटियाल इस पूरी जानकारी के लिए। तो चलिए मातृभूमि में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चुनावी घमासान की। उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान दहलीज पर है, लेकिन सियासी बाण थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी के गर्मी वाले बयान पर आज बुलंदशहर में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी जमकर बरसते हुए नजर आए। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। राधे राधे। गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी। शीतलहर आई थी, इनका माथा बहुत बड़ा है, इन्हीं को ठंड लग गई। बीजेपी की गर्मी निकल गई जब 3 किसान कानून को वापस लेना पड़ा। अगर गर्म खून हमारे अंदर नहीं बहे तो हम जिंदा क्या रहेंगे। गोरखपुर से उन्होंने कुछ कोशिश की है कि फिर दोबारा ठंड लौटे, तो हमारा तो खून भी गर्म है। वो कोई कंप्रेसर थोड़ी है कि हमें ठंडा कर देंगे। गर्मी नहीं, भर्ती। फरवरी में ठंड भले ही लोगों को ठिठुरने को मजबूर कर रही हो, लेकिन यूपी की सियासी गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही है। पश्चिमी यूपी में गर्मी बड़ा मुद्दा बन गई। करके मुझे बताइए। बुलंदशहर में आज अखिलेश और जयंत चौधरी जब साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो गर्मी वाला मुद्दा एक बार फिर दोनों की जुबान पर खूब चढ़ा। अखिलेश ने तंज कसते हुए सीएम योगी की तुलना कंप्रेसर से की तो जयंत ने अपने खून को गर्म बता दिया। वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो कोई कंप्रेसर थोड़ी है कि हमें ठंडा कर देंगे। फ्रिज में ठंडी चीज रखने के लिए कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर खराब हो जाए तो क्या मुख्यमंत्री जी हमारे कंप्रेसर हैं? हमारा तो खून भी गर्म है और देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए हम लोग राजी रहते हैं। तो हमें धमकी देना इस क्षेत्र के मिजाज को मुझे लगता है योगी जी समझ नहीं पाए। अखिलेश यादव ने तंज से आगे बढ़कर गर्मी वाले मुद्दे को रोजगार से जोड़ने की कोशिश की और ऐलान कर दिया कि एसपी गठबंधन की सरकार बनने पर बम्पर नौकरियां मिलेंगी। जो लोग कह रहे हैं गर्मी की बात कर रहे हैं, हम उन्हें भरोसा दिलाना चाहते हैं कि गठबंधन की सरकार बनेगी तो भर्ती दी जाएगी, भर्ती खोली जाएगी। गर्मी नहीं, भर्ती। दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत में फिर से ठंड लौटी है और मौसम के इस मिजाज को भी जयंत चौधरी ने सीएम योगी के बयान से जोड़कर बीजेपी की हार का दावा भी ठोक दिया। ऐसा लगता है कि हार की बौखलाहट उन्हें सता रही है और आज तो कुछ मौसम भी बदला लग रहा है। लगता है कि गोरखपुर से उन्होंने कुछ कोशिश की है कि फिर दोबारा ठंड लौटे। अखिलेश और जयंत एक साथ बैठकर
गर्मी वाले बयान पर बीजेपी को घेर रहे थे तो अनूप शहर में गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार करते हुए जयंत को सावधान रहने की नसीहत दी है। अगर जयंत चौधरी जी के मन में है कि सरकार बनेगी तो अखिलेश बाबू उनकी सुनेंगे। अरे जयंत बाबू किस मुगालते में हो जो अपने पिताजी और चाचा जी की नहीं सुनता, वो आपकी क्या सुनेगा? इधर गर्मी वाले बयान पर समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से सीएम योगी के बयान की शिकायत भी की है। वैसे पश्चिम यूपी में पहले चरण के मतदान में हफ्ते भर से भी कम वक्त बचा है, लेकिन आखिरी वक्त में सियासी पारा 7वें आसमान पर चढ़ रहा है। किसको मिलेगी सियासी तपन और किसे लगेगी हार की ठंड, ये 10 मार्च को नतीजों के दिन सबसे पहले एबीपी न्यूज पर पता चलेगा। निशिकांत दुबे ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। निशिकांत दुबे ने कल लोकसभा में राहुल गांधी के बयान की तुलना जिन्ना के 2 देशों के सिद्धांत से की। निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की मानसिकता जिन्ना को 2 राष्ट्र के सिद्धांत की है। कल लोकसभा में राहुल गांधी के जो भाषण उन्होंने दिया था वो देश को टुकड़ों में बांटने की साजिश है, ऐसा कहना है निशिकांत दुबे का। और इसी वजह से उन्होंने लोकसभा स्पीकर को राहुल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन और गलत बयानी का नोटिस भी दिया है। जिस समय राहुल गांधी का भाषण चल रहा था उस समय निशिकांत दुबे लोकसभा में खड़े होकर विरोध भी कर रहे थे उनके भाषण का। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पंजाब से। रोड रेज मामले में सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 1988 के रोड रेज मामले में सिद्धू की सजा बढ़ाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 25 फरवरी तक के लिए टाल दी है। सिद्धू की तरफ से पी चिदम्बरम वकील के तौर पर पेश हुए थे और उन्होंने चुनाव तक सुनवाई टालने की मांग की थी। चुनाव प्रचार जोरों पर है और इसी कड़ी में असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम चीफ मेरठ पहुंचे हुए हैं। ये आप देखिए चुनाव प्रचार करते हुए असदुद्दीन ओवैसी को। बड़ी संख्या में लोग उनके साथ आप देख सकते हैं अभिवादन करते हुए, हाथ मिलाते हुए असदुद्दीन ओवैसी। बल्कि भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के तमाम प्रत्याशी को कामयाब करें। हमें हिस्सेदारी चाहिए, हमें हिस्सेदारी। अभी आप जिस इलाके में हम चल कर आए, क्या सिविक कम्युनिटीज है यहाँ पर, क्या रोड है, क्या नाली है, क्या स्कूल है, क्या कॉलेज है। तो हमारी हिस्सेदारी की लड़ाई राजनीति में, शिक्षा में, रोजगार में, इंसाफ में और इन सब चीजें मिलनी चाहिए। ये देखिए सिर्फ भागीदारी बोलकर आपको धोखा दे रहे हैं कमजोर समाज को। उन्होंने चुनावी सभा में एक सीमित संख्या उपस्थित होने के लिए कहा, लेकिन लोग चुनावी सभा में भले ही जगह की कमी के कारण नहीं उपस्थित हो पा रहे, लेकिन सड़कों पर उनका उत्साह देखते हुए बनता है। दूसरा, आप उस समय देख रहे होंगे मीडिया लगातार जिन क्षेत्रों में प्रथम और द्वितीय चरण के चुनाव हैं वहां पर जाकर के जब पूछती है, मीडिया के रिपोर्टर जाकर के लोगों से पूछते हैं आखिर क्यों बीजेपी को वोट देना चाहते हैं। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चले जाइए, प्रथम और द्वितीय चरण में वहां पर केवल एक मुद्दा है और मुद्दा है सुरक्षा का। आप गोरखपुर में रहते हैं, गोरखपुर में आप लोगों ने लंबे समय तक मेरे साथ में सड़कों पर रहकर संघर्ष किया था सुरक्षा के मुद्दे को लेकर के। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी? बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, महिलाएं घर के बाहर नहीं निकल सकती थी, व्यापारी अपना प्रतिष्ठान नहीं खोल सकता था और अगर खोल भी देता था तो सूर्यास्त के बाद उसके लिए घर जाना मुश्किल हो जाता था, पलायन होता था, असुरक्षा का माहौल था, छोटी छोटी बातों को लेकर के दंगा होता था। पिछले 5 वर्ष में आप लोगों ने प्रदेश के अंदर कहीं दंगा नाम की कोई बात सुनी है क्या? प्रदेश के अंदर यह सुना है कि किसी बेटी को या किसी बहन को
कोई दरिंदा जबरन उठा करके लेके चला जाएगा। और जो एक विश्वास जगा है आधी आबादी के मन में, वे बेझिझक कहती है हमें तो बीजेपी को वोट देना है। लोग पूछते हैं क्यों देना है, तो कहते हैं साहब यही तो राम राज्य है, इस सुरक्षा का वातावरण ही राम राज्य है। हमें सुरक्षा मिल गई, हमारी बेटियां सुरक्षित हो गई, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। हम सुरक्षित हैं तो स्वयं कुछ भी करने की सामर्थ्य रखते हैं। ये आधी आबादी का कहना है। गरीब की कोई जाति नहीं होती है। ये जाति जाति की जो बात करते हैं ना, ये वे लोग करते हैं जिनको जब अवसर मिलता है केवल अपने परिवार के लिए करते हैं। अपने परिवार के बाहर उनका दृष्टिकोण होता ही नहीं है। गरीब गरीब होता है। और आप प्रदेश के किसी भी गरीब से पूछिए, पिछली सरकार में क्या होता था। धर्मेंद्र जी यहां आंकड़े गिना रहे थे मकान का। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, प्रदेश उत्तर प्रदेश में 18,000 मकान स्वीकृत हुए थे। केवल 18,000। कितना? ये मिले नहीं थे, फाइलों में स्वीकृत हो गए थे, किसी को मिला नहीं था। और अकेले गोरखपुर महानगर में कितने गरीबों को मकान मिला है? 32,000। 32,000 नाम से उनको मकान मिला है। एक एक गरीब को मकान मिला है। क्या उसकी जाति देख करके मकान दिया गया? नहीं। वो पात्रता प्रधानमंत्री मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने एक पात्रता की सीमा तय की थी हर गरीब को। उसमें दलित भी है, वंचित भी है, पिछड़ा भी है, सामान्य जाति का भी है। पात्रता की श्रेणी में आने वाला हर गरीब उस योजना का लाभार्थी होगा। और उस लाभार्थी में अकेले गोरखपुर महानगर में सूची है। उन गरीबों के साथ बातचीत करके हम उससे पूछ सकते हैं कि क्या तुम्हारी जाति देख करके मकान दिया गया? उससे पूछा जा सकता है क्या तुमसे इसके बदले कुछ लिया गया था? क्या तुम्हारी कहीं से सिफारिश करने की आवश्यकता पड़ी थी क्या? कभी नहीं। प्रदेश के अंदर अगर ये आंकड़े में बताओ, ये तो मैंने केवल गोरखपुर महानगर की बात कही। अभी पिपराइच, चोरी चोरा, पीपीगंज, सहजनवा, बांसगांव, बड़हलगंज, गोला, उनवल, इन कस्बों में जो मकान दिए गए वो अलग है और ग्रामीण क्षेत्र में अलग है। अगर इस संख्या को हम आपके सामने रखेंगे तो इस संख्या 1 लाख से ऊपर जाएगी। 1 लाख से भी गरीबों को एक भाइयों बहनों, 1 लाख परिवार का मतलब 5 लाख लोग सीधे सीधे उससे जुड़ेंगे। चेहरा देख करके नहीं, उसकी गरीबी से उसको उभार करके उसको आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने के लिए ये आवास उपलब्ध कराई गई है। एक एक योजना हर व्यक्ति के स्वावलंबन का आधार बनती है। याद करिए लोकसभा चुनाव के दौरान जब मुझ पे 3 दिन का बैन लगा था तब मैं अयोध्या गया था। अयोध्या के एक अनुसूचित जाति के परिवार ने मुझे अपने घर में आमंत्रित किया था। मैं गया था, मेरे पास समय था, मैं गया उसके घर। परिवार के साथ आरती की थाली लेकर के खड़ा था। मैंने कहा ये सब क्यों? उन्होंने कहा साहब ये मकान आपने दिया। मैंने कहा मैंने कैसे? उसने कहा साहब मैं दलित हूं, दूसरी पार्टी से जुड़ा हुआ था, लेकिन इस सबके बावजूद मुझे भाजपा की सरकार में मकान मिला। तो योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे हैं जमकर पुरानी सरकार पर हमला बोलते हुए।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।